हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीपी पर। तो आज हम लोग करेंगे जाके वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 4। जैसा कि हम लोग यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम को टारगेट करते हुए एक 75 लेक्चर का 60 दिन में एक बैच लेके आए हुए हैं, रैंकर्स बैच। और उस बैच के अंदर हम लोग 3 लेक्चर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे जाके लेक्चर नंबर 4। ठीक है, जैसा कि हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था वास्तविक संख्या स्टार्ट किया था। ठीक है, और मैंने बोला था कि वास्तविक संख्या जो चैप्टर होता है उसमें 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, और वही बस 3 टाइप के आपको सवाल मिलेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जाके हम लोगों ने क्या किया कि 3 लेक्चर में अपने 2 टाइप के सवाल मतलब कि पढ़ लिए। आज हम लोग तीसरे टाइप के सवाल स्टार्ट करेंगे। और ये तीसरे टाइप का जो सवाल होता है इसमें देखो किस टाइप के सवाल आपको बोलेगा कि वो ये बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि एक कोई आपको संख्या दे देगा, पर मैं बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे सवालों को हम लोग करेंगे जाके, ऐसे सवालों को आप हमेशा ये करेंगे कि जैसे वो बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या, तो ऐसे सवालों को पहले आप मान के करेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, देखो सवाल को ना करने से पहले हम लोग 2 पॉइंट याद रखना कि जो हमारी परिमेय संख्या होती है, ये सवाल में नहीं, मैं 2 चीजें समझा रहा हूं आपको। अगर कोई परिमेय संख्या होती है, ठीक है, अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो हमारी किस रूप की होती है? अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो हमारी p/q के रूप की हमेशा होती है। ठीक, अगर कोई परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में होती है। अच्छा, यहां पर p और q क्या है? यहां पर p और q, यहां पर p और q क्या है? ये एक, हम ये कह सकते हैं कि ये एक पूर्णांक होते हैं जाके। ठीक, ये क्या होते हैं जाके, एक पूर्णांक होते हैं। और यहाँ पर जो q होता है वो कभी भी क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। तो इस टाइप की हमारी जो p/q की संख्या होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर, अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी मतलब अगर कोई संख्या, ठीक है ना, किसी संख्या का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होगा। अगर हम ये कहें कि मान लो कि a का स्क्वायर जो है, ठीक, a का स्क्वायर जो है वो मान लो n से डिवाइड है, a का जो स्क्वायर है वो क्या है, n से डिवाइड है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो हमारा a होगा वो n से भी डिवाइड होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने कि अगर a का स्क्वायर n से डिवाइड है तो a भी हमारा n से डिवाइड होगा। तो इस टाइप के सवाल को करने से पहले आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से समझ में आने चाहिए कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर, अगर किसी संख्या का स्क्वायर n से डिवाइड है तो संख्या भी हमारी n से डिवाइड होगी। और पहला पॉइंट याद रखना है कि अगर परिमेय संख्या जो हमारी होती है वो किस रूप में होती है, वो p/q के रूप में होती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको बस याद रखना है। अब इस सवाल को आप समझेंगे तो ज्यादा कुछ समझ में आएगा। देखो हम लोग सवाल को करेंगे। देखो सवाल को हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे सवालों को हम लोग, जैसे हमसे सवाल में उसने क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों को हम लोग हमेशा मान के करते हैं कि माना √2 एक, माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमेशा हम लोग ऐसे सवाल को एक परिमेय संख्या मान के ही करते हैं। ठीक है, कभी आप ये नहीं कहेंगे कि डायरेक्ट नहीं, पहले हम लोग इसको अपोजिट माने कि ये अपरिमेय बोला, हम लोग हमेशा मान के करेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। अच्छा बताओ, अगर कोई संख्या परिमेय संख्या होती तो किस रूप में होती? तो हम लोग ये कह सकते हैं जो √2 है इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। अच्छा, अभी मैंने बताया कि जहां p व q क्या है, p व q धन पूर्णांक है। ठीक, क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक, और जो हमारा q है वो क्या है, कभी भी 0 नहीं हो सकता। हमारा जो q है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, तभी बोला जाता है कि एक परिमेय संख्या, अगर q का मान 0 नहीं, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और एक चीज हम लोग मान लेते हैं कि माना p/q में, माना p/q में एक के अतिरिक्त, माना p/q में एक के अतिरिक्त, ठीक है, कोई अभाज्य गुणनखंड, कोई अभाज्य, ठीक है, कोई अभाज्य गुणनखंड
कोई अभाज्य गुणनखंड क्या सार्वनिष्ठ नहीं है, कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है, नहीं है। ठीक, मतलब पी और क्यू को हम लोग ऐसे संख्या मानेंगे कि इसमें एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। मतलब ये है कि जैसे मान लो 15/20 है तो हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि अभी कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ है। देखो जैसे हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग 20 को 4 × 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ 15 और 20 में क्या एक परिमेय संख्या तय हो, लेकिन ये एक ऐसी संख्या है कि यहाँ पर 5 अभाज्य गुणनखंड क्या दोनों में सार्वनिष्ठ है। ठीक, तो अगर हम इसका शुद्ध रूप माने तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा 3/4। जब ये 5 कट जाएगा 3/4 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो परिमेय संख्या मानते हैं P/Q का रूप ऐसा ही मानते हैं। अब देखो इसमें कि एक के अतिरिक्त और कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है ना, तो ऐसे संख्या मानते हैं कि उसमें एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ ना हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जाके ये जो हमने माना है कि √2 = P/Q माना है, इसका हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर। इसका हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, P² आ जाएगा। ठीक, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, और P का P², Q का Q² हो जाएगा। इतना आ गया जाके ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इधर गुणा कर दोगे। ठीक, जब इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Q² = P²। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, हमने कुछ नहीं किया, इसका हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग किया तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, P/Q का स्क्वायर P² हो गया। अब हमने क्या किया, Q² के इधर गुणा कर दिया तो 2Q² = क्या होगा, P² हो गई। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 है उधर, हम इसको P² के नीचे लेके आ जाएंगे, गुणे की चीज भाग में आएगी। तो यहाँ से ये चीज देखो कि जो P² के नीचे 2 है मतलब कि इसको डिवाइड करेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि चूंकि P² 2 से विभाज्य है, चूंकि P² क्या है, 2 से विभाज्य है। ठीक, इसलिए P भी 2 से विभाज्य, इसलिए P भी 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य है। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो वो संख्या भी हमारी 2 से विभाज्य होती है। अभी देखो हमने क्या माना था कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ हमने क्या दिखा दिया कि P 2 से विभाज्य है। ऐसे अगर हम लोग Q को दिखा देंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है कि P/Q होता है जिसमें कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ ना हो, वो होती है शुद्ध परिमेय संख्या का रूप। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये तो सिद्ध करने को बोला था परिमेय संख्या, अगर लेकिन हम इसको मान लेंगे कि अगर ये परिमेय संख्या मान ली और हमने इसको सिद्ध कर दिया कि परिमेय नहीं है, तो क्योंकि संख्या तो फिर क्या बचेगी, परिमेय ही बचेगी ना। तो उल्टा ये सवाल इसलिए किया जाता है कि आप इसको मानो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। ठीक, बट आप दिखा दो कि P और Q में एक के अतिरिक्त भी कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ है, मतलब क्या हो जाएगा, P और Q हमारी क्या है, P/Q हमारी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, तो फिर एक कैसे होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसलिए ऐसे किया जाता है सवाल। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ये करेंगे कि P भी 2 से विभाज्य। तो देखो हमें यहाँ से फिर एक चीज हम लोग मानते हैं। देखो ये मानते कैसे है, माना देखो जैसे कि P 2 से विभाज्य है तो हम लोग ये पता है कि 2 क्या है, P का एक, अगर कोई संख्या किसी से विभाज्य है तो वो उसका एक गुणनखंड बन जाएगी ना। तो क्या हो जाएगा, P क्या है, 2 का एक, मतलब 2 जो है P का एक गुणनखंड आ गया, मतलब एक और कुछ हो सकता है जाके। तो माना P बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, 2R मान लेंगे। 2 तो एक उसका अभाज्य गुणनखंड है ही, उसका एक 2, तो अगर 2 से P विभाज्य है तो P तो इसका एक गुणनखंड है, तो और भी तो कुछ होगा ना, तो हमने R मान लिया। तो P = हमने क्या मान लिया, 2R। अब हम लोग फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो इधर हो जाएगा P² और इधर कितना हो जाएगा, 2R² हो जाएगा। ठीक, दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। ठीक है,
अब देखो, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो पी स्क्वायर का मान है हम लोग समीकरण एक माने थे यहाँ पे रख देंगे। ये जब हम लोग पी, अच्छा यहाँ पे दोनों पक्षों का जब वर्ग हम लोग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 4r² हो जाएगा ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r²। हम लोग क्या करेंगे कि जो पी स्क्वायर का मान है, पी स्क्वायर का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण एक में, समीकरण एक में रखने पर, ठीक। समीकरण एक क्या है, 2q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर है। तो अब ये पी स्क्वायर का मान रखेंगे तो 4r² हो जाएगा। अब ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे q² बराबर में 2r² बचा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 2 है इसको q के नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, q² बटे 2 हो जाएगा बराबर में r²। अब देखो यहाँ से आपकी क्या हो गया, आपकी 2 q² के नीचे आ गया। यहाँ पे क्या था, p² के नीचे 2 आया था, तो हमने क्या लिखा था कि p² 2 से विभाज्य, p भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है कि q² के नीचे 2 आ गया, तो मतलब ये है कि चूंकि q² क्या है, 2 से विभाज्य है, क्योंकि q² 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए q भी 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए q भी क्या है, 2 से विभाज्य है। अब देखो हमने क्या माना था कि p और p/k√2 को माना था कि p/k के परिमेय संख्या है, जहाँ पे p और q में एक के अतिरिक्त कोई भाज्य गुणनखंड सारित नहीं है। लेकिन हमने क्या सिद्ध कर दिया कि p 2 से भी विभाज्य है और q भी 2 से विभाज्य है, ये हमने सिद्ध कर दिया ना। तो यहाँ से क्या हो गया जाके कि p भी, देखो p भी 2 से विभाज्य है, p भी 2 से विभाज्य है, p भी 2 से विभाज्य है और q भी 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है, p भी 2 से विभाज्य और q भी 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो 2 है, 2 क्या हो गया जाके p और q का सारणिक अभाज्य गुणनखंड हो गया ना, तो क्या हो जाएगा 2 p और, क्योंकि p भी 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है, इसलिए 2p और q का क्या हो गया, सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, सारणिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। अब ये बताओ, हमने क्या माना था कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या, अब कोई भी अभाज्य गुणनखंड सारणी, जबकि हमने क्या सिद्ध कर दिया, p भी 2 से विभाज्य है और q भी 2 से विभाज्य है। तो मतलब क्या हो गया कि 2p और q का सारणिक अभाज्य गुणनखंड हो गया। जब p और q का 2 सारणिक अभाज्य गुणनखंड है तो ये हमारी परिमेय संख्या कहाँ हो जाएगी, तो ये एक विरोधाभास हो गया ना, कि जो हमने इसको मान के चले थे कि एक परिमेय संख्या √2, तो एक विरोधाभास हो गया ना। तो हम लोग यही इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, जाके यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ी जगह मिलेगी, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, थोड़ा पेन चेंज कर देंगे ना, यहाँ पे ये लिखेंगे कि यह एक मिनट इधर से लिखते नहीं बनना, ये समीकरण 1 हो गई, जाके लिख देंगे कि यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है, ठीक है। क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार, ठीक है ना, ठीक। क्योंकि हमारी मान्यता क्या थी कि p व q में एक के अतिरिक्त
कोई अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है, सार्वनिष्ठ नहीं है। ठीक है, अतः सिद्ध हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये हर क्वेश्चन में लिखा जाएगा सिद्ध करने के बाद। ठीक है, तो आप इसको लिख लें। पहले हमने थोड़ा सा इधर बड़ा बड़ा लिख दिया तो मतलब कि जगह कम पड़ गई। ठीक है, तो देखो मैं एक बार फिर से आपको ये समझा दे रहा हूँ कि देखो ऐसे सवालों हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग मान के चलते हैं कि ये अपरिमेय संख्या नहीं मानते, माना कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख देंगे कि माना p/q में एक के अतिरिक्त कोई भाज्य गुणनखंड नहीं, सारनिष्ठ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों बच्चों का स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग इसका इधर गुणा करके समीकरण 1 बना लेंगे। फिर इस 2 को हम लोग p² के नीचे लेके आएंगे तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि p² 2 से विभाज्य है, तो p भी हमारा 2 से विभाज्य है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देखो ये चीज कैसे मानते हैं कि p = 2r कैसे आ गया। ये कोई चीज रटने वाली नहीं है, समझने वाली है। इसमें हर एक पॉइंट समझने वाला, ऐसा कुछ भी रटने वाला नहीं है। ठीक, देखो p भी 2 से विभाज्य, अगर p 2 से विभाज्य है कि मतलब है कि p का एक गुणनखंड 2 आ गया तो और भी तो कोई गुणनखंड हो गया ना। मान लिया गुणनखंड r है तो p = हमने 2r मान लिया कि वो p = हम लोग 2r लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर से हमने दोनों पक्षों को यहाँ पे वर्क किया तो p² = 4r² आ गया। अब यहाँ पे जो हमने समीकरण 1 मानी थी ना, यहाँ पे हम लोग p² का मान रख देंगे 4r²। ठीक है, तो अब हमारा 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बचा। अब 2 को हम लोग लेके जाएंगे q² के नीचे। ठीक है, तो q²/2 = r² आ गया। अब देखो जब q² के नीचे 2 है तो यहाँ से क्या लगेगा कि q² 2 से विभाज्य है ना, तो q भी हमारा 2 से विभाज्य है। अब देखो p भी हमारा 2 से विभाज्य था और q भी हमारा 2 से विभाज्य है, तो बताओ 2p और q का सारनिष्ठ भाज्य गुणनखंड नहीं हो गया। ठीक, तो ये क्या है, यह तो एक विरोधाभास है ना, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार p व q में एक के अतिरिक्त कोई भाज्य गुणनखंड सारनिष्ठ नहीं है। हमने यहाँ पे पहले ही माना था कि माना p व q में एक के अतिरिक्त कोई भाज्य गुणनखंड सारनिष्ठ नहीं है, जबकि हमने क्या दिखाया कि p 2 से भी विभाज्य है और p q का भी, मतलब p 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है, तो 2 क्या होगा, p और q का सारनिष्ठ भाज्य गुणनखंड नहीं हो गया। तो इससे क्या हुआ कि p और q हमारी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, तो अतः √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे और इस सवाल में एक भी पॉइंट याद करने वाला नहीं। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया तो आप अब कुछ नहीं होगा, बोलेगा कि सीधी √3 एक अपरिमेय संख्या है, बोलेगा कि सीधी की जगह √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये सारे सवाल पूछे। जैसे कि ये सवाल हमारा यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया है। ठीक है, अभी हम और सवाल आपको दिखाएंगे, वो भी हमारे पूछे गए हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड, ये हमारा क्वेश्चन जो है कि 2023 और 2024 में दोनों साल ये क्वेश्चन से पूछा गया है। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी देखो किसी को अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता आप कुछ ना करो, बस आप लास्ट तक इस टाइप के सवाल देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखो हम लोग कैसे करेंगे सवाल। ठीक है, अब देखो हमने क्या माना, कह रहे कि सिद्ध कीजिए √3 एक परिमेय संख्या। तो हम इस सवाल को लेकर क्या चलेंगे कि माना आपकी थोड़ी जगह बना के चलेंगे कि √3, माना √3 एक कैसी संख्या है, एक हम लोग अपरिमेय कह रहा है तो हम लोग एक परिमेय मान लेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है, माना √3 एक कैसी संख्या है, हमने परिमेय संख्या मान ली। अगर इसको परिमेय संख्या मानना तो इसको लिखना पड़ेगा ना परिमेय संख्या के रूप में, √3 = p/q। और अगर कोई p/q परिमेय संख्या होती है तो वहां पे क्या होता है, जहां p व q क्या है, जहां p व q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। आप धन पूर्णांक है तो क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, जहां p व q एक पूर्णांक है। ठीक है, जहां p व q है एक मिनट, एक पूर्णांक है। ठीक, और q क्या हो सकता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता, वही हमारी p/q के रूप की संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मानते हैं कि माना
पी व क्यू में, माना पी व क्यू में एक के अतिरिक्त, माना पी व क्यू में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। हम लोग ये मान्यता मानते हैं, ठीक। बस फिर हम लोग क्या करते, इसी को विरोधाभास दिखा देते। जब हम लोग लिखते हैं ना कि यह एक विरोधाभास है, हमने यहाँ पे क्या माना, पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभी हम लोग क्या दिखा देंगे, पी और क्यू में एक के अतिरिक्त भी कुछ अभाज्य गुणनखंड है, ठीक, वो भी सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, ठीक। अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो माना था इसको दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, पी स्क्वायर। ये हमारी क्या होगी, समीकरण 1 हो गई। ये हमारी क्या हो गई, समीकरण 1 हो गई। अब देखो हम क्या करेंगे, 3 को पी स्क्वायर के नीचे लेके आएंगे, ठीक। जैसे हमें 3 दिखा कि पी स्क्वायर के नीचे आ गया तो हम ये लिख सकते हैं कि चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अब जब पी स्क्वायर हमारा 3 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 3 से विभाज्य है, इसलिए पी भी क्या है, 3 से विभाज्य है, ठीक। अब इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब यहाँ पे हमें ये दिखा कि P भी 3 से विभाज्य है, तो हम ये लिख सकते हैं कि माना, अब हमें क्या पता चला कि P जब 3 से विभाज्य है तो P का एक गुणनखंड मिल गया ना 3, तो हम लोग P को किसी 3 के रूप में लिख नहीं सकते, P = 3R, P = हम लोग 3R लिख नहीं सकते। जैसे कि मान लो कि 6 के 2 गुणनखंड हैं, 2 × 3 के रूप में लिख रहे हैं, ठीक। या आप ये समझो 2 × 3 के रूप में लिख रहे हैं, तो हम लोग अगर मान लो हमको 3 नहीं पता है, मान लो 3 हमें नहीं पता, तो हम लोग ये नहीं लिख सकते कि 6 को 2 × x नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि एक फैक्टर पता, एक गुणे में लिख सकते हैं ना, कोई दूसरा तो होगा ना। तो इसी प्रकार से जब हमारा P 3 से विभाज्य है तो P को हम लोगों ने क्या लिख दिया, P = 3R लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² = 9R² हो जाएगा, जो कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि P² = 9R² हो गया। अब ये जो P² का मान है, P² का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 हमारी कहाँ है, ये है कि 3q² = P²। तो 3q² = P² है, तो P² का मान क्या रखा, 9R², ठीक है। अब यहाँ से देखो 3 से 9 कट गया, 3 बार कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया, q² = 3R² आ गया ना। अब ये 3 को क्या करेंगे हम लोग, q² के नीचे लेके जाएंगे। 3 को कहाँ लेके गए, q² के नीचे, तो इक्वल टू कितना आ गया जाके, R²। अब यहाँ पे देखो अगर q² के नीचे 3 आ गया, मतलब ये कि हमारा q² जो है वो 3 से विभाज्य है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि q² 3 से विभाज्य है, क्योंकि q² क्या है, 3 से विभाज्य है, इसलिए q भी 3 से विभाज्य है, इसलिए q भी 3 से विभाज्य है। अच्छा, अभी हमने क्या माना था, कि P व Q में एक के अतिरिक्त कोई भाज्य गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या गया, P भी 3 से विभाज्य है और Q भी 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि P भी 3 से विभाज्य है, ठीक है, और
क्यू भी 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ठीक, चूंकि P भी 3 से विभाज्य है, Q भी 3 से विभाज्य है, इसलिए 3 क्या हो जाएगा, 3 P व Q का क्या हो जाएगा, सार्वनिष्ठ अभाज्य। इसलिए 3 क्या है, P व Q का सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, अभी हमने क्या माना था, P व Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है, जबकि हमने यहाँ पे दिखा दिया कि 3 जो है P व Q का सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया जाके कि यह एक विरोधाभास हो गया। क्या हो गया जाके कि यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है। ठीक है, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार, हमने क्या माना था, हमारी मान्यता क्या थी कि P व Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये विरोधाभास, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार P व Q में, ठीक है, एक के अतिरिक्त, ठीक है, कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड, कोई अन्य अभाज्य, देखो हर सवाल में ये लिखना पड़ता है, कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है, सार्वनिष्ठ नहीं है। ये हमारी मान्यता थी ना, जबकि हमने दिखा दिया कि तीन P व Q का सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। अतः √3 एक क्या है, एक क्या है, एक हमारी √3 कैसी एक संख्या हो जाएगी, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आपको समझ में आ गया ना कि कैसे इस सवाल को हम लोग सिद्ध करते हैं। देखो, अगर हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया, सवाल को थोड़ा बड़ा कर दिया, तो इससे क्या होगा कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी चीज़ नहीं रटने वाली है। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है, यहाँ तो कुछ नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमसे कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग मान लेंगे, ये मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो हम लोग उसको P व Q के रूप में लिख दिए। माना P व Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। ठीक है, दोनों पक्षों का फिर यहाँ पे वर्ग करेंगे, √3 के स्क्वायर 3 और P बटे Q के स्क्वायर, P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। अब हमने क्या किया, Q स्क्वायर के इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने मान लिया। ठीक, P जो 3 है इसको P स्क्वायर के नीचे ले क्या है, जैसे ही हमको दिखा कि P स्क्वायर के नीचे 3 आ गया, तो हमें समझ में आ गया कि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अब जब P स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य है। अब जब P का एक फैक्टर 3 मिल गया तो हम लोग क्या लिख देंगे, P = 3R नहीं लिख देंगे। अब फिर से यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर = 9R स्क्वायर। अब ये जो P स्क्वायर का मान निकला, ये हम लोग समीकरण 1 में इधर रख देंगे, तो उधर 3QR स्क्वायर = कितना हो गया, 9R स्क्वायर। 3 3 जा 9 कट गया, तो Q स्क्वायर = 3R स्क्वायर आ गया। अब Q स्क्वायर के नीचे 3 को लेके गए, जैसे हम Q स्क्वायर के नीचे 3 को लेके गए तो हमें दिख गया कि Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है। ठीक, इसलिए Q भी 3 से विभाज्य है। ठीक, क्योंकि P भी 3 से विभाज्य है और Q भी 3 से विभाज्य है, इसलिए 3 P व Q का क्या है, सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, तो ये एक विरोधाभास हो गया ना, क्योंकि हमने क्या माना था कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार P व Q में एक के अतिरिक्त कोई भाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है, अतः √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलेंगे जाके नेक्स्ट सवाल के। अभी 2 सवाल ऐसे ही और है, बाकी एक सवाल मैं बताऊंगा। ये सवाल हमारा यूपी बोर्ड 2023 से पूछा गया सवाल है। कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि √7, सिद्ध कीजिए कि √7 कैसी एक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी मैंने क्या बोला, ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करते हैं,
ऐसे सवालों को हम लोग मान के करते हैं कि माना √7 एक परिमेय संख्या है। माना √7 एक परिमेय संख्या है। जब √7 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब देखो जहां, ठीक है, p व q में, जहां p व q में, ठीक है, सॉरी, जहां पर p व q क्या है, जहां पर p व q क्या है, पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, और हमारा जो q है वो क्या है, कभी भी 0 नहीं हो सकता। जहाँ p व q है एक पूर्णांक और q हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग मानते हैं, ये मान थोड़ी रहे, क्योंकि परिमेय संख्या का शुद्ध रूप ऐसा ही होता है कि उसमें एक के अतिरिक्त p और q में एक के अतिरिक्त कोई भाज्य गुणनखंड सारनिष्ठ न हो, वही p और q का शुद्ध रूप होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि माना p व q में एक के अतिरिक्त, ठीक है, कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। कोई अभाज्य गुणनखंड सारनिष्ठ नहीं है, ये हम लोग मानते हैं। ठीक है, अब जो हमने माना था उसका हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर किसको, जो हमने माना था कि √7 = p/q, तो √7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और p² बटे में इधर q² आ जाएगा। अब क्या करें, q² इधर गुणा करें तो 7q² = p² हो गया। तो इसको हमने क्या किया, समीकरण 1 मान लिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि 7 को हम लोग इधर लेके आएंगे, तो जो क्या हो जाएगा, p² बटे 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या है, चूंकि p² हमें दिख नहीं रहा, चूंकि p² 7 से क्या है, विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। अब देखो p² क्या है, 7 से विभाज्य है। अब जब p² 7 से विभाज्य है, इसलिए p भी 7 से विभाज्य है, इसलिए p भी 7 से विभाज्य है, इसलिए p भी क्या है, 7 से विभाज्य है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो अगर p भी 7 से विभाज्य है तो हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि माना p = हम लोग 7r, क्योंकि हमें 7 तो एक तो फैक्टर मिल गया ना, एक तो फैक्टर हमको मिल गया ना, तो हम लोग लिख सकते हैं p = 7r। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जब हम यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ठीक है, तो हम इधर ये करेंगे कि क्या हो जाएगा कि p² = 49r² हो जाएगा ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, अब ये जो p² का मान है हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे कि p² का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो ये समीकरण 1 क्या है, 7q² = 49r² है। अब ये 7 7 49 हमारा कैंसिल हो गया, तो q² = कितना आ गया जाके, 7r² आ गया। ठीक, अब ये जो 7 है हमारा, ये इसको हम लोग q² के नीचे लेके आएंगे। अब देखो अगर किसी के नीचे में स्क्वायर कोई नंबर दिख गया, मतलब क्या है, q², अब हमें यहाँ से दिख रहा है क्योंकि q² क्या है, 7 से, क्योंकि q² 7 से विभाज्य है, क्योंकि q² 7 से विभाज्य है। ठीक है, इसलिए q भी 7 से विभाज्य है, इसलिए q भी 7 से विभाज्य है, इसलिए q भी 7 से विभाज्य। अब आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है,
Q भी 7 से क्या है, विभाज्य है। अभी देखो हमने क्या दिखाया था कि P भी 7 से विभाज्य है और Q भी 7 से विभाज्य है, ठीक है ना, यहाँ पे एक साथ कटा है, ठीक है ना, P भी 7 से विभाज्य और Q भी 7 से विभाज्य है, ठीक है, क्योंकि P भी 7 से विभाज्य है, P भी 7 से विभाज्य है और Q भी 7 से विभाज्य है, Q भी क्या है, 7 से विभाज्य है, ठीक है। इसलिए 7P क्या हो जाएगा, इसलिए 7P और Q का क्या है, सार्वनिष्ठ, इसलिए 7P और Q का सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब देखो हमने क्या माना था कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड सारनिष्ठ नहीं है, जबकि यहाँ पे 7 जो है P और Q दोनों का सारनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो क्या हो गया जाके कि यह एक विरोधाभास हो गया ना, यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार, क्योंकि हमारी मान्यता का मतलब कि ये जो हमने माना था यहाँ पे ये वाली चीज, ठीक है, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार, फिर हम लोग वही लिख देते हैं के अनुसार, इतना लिखो, ठीक है, हमारी मान्यता के अनुसार P व Q में एक के अतिरिक्त कोई भाज्य गुणनखंड सारनिष्ठ नहीं है, ऐसे लिख देना के अनुसार P व Q में, ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है, ठीक। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं जाके, ठीक है। हमें कुछ नहीं करता ऐसे सवाल में, हम हमेशा क्या करेंगे कि मान के चलते कि ये एक परिमेय संख्या है, फिर इसको परिमेय संख्या क्योंकि हमारी P/Q के रूप की होती है, तो हमने लिखा √7 को P/Q के रूप में लिख दिया। यहाँ पर हम लोग एक मानते हैं कि P व Q में एक के अतिरिक्त कोई भाज्य गुणनखंड सारनिष्ठ नहीं है। देखो ऐसा माना नहीं जाता, जबकि रियल में होता है कि अगर कोई परिमेय संख्या का जो शुद्ध रूप होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कुछ कटना नहीं चाहिए, जैसे मैंने अभी 15/20 को दिखाया था, वहाँ 5 क्या था, सारनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड था, तो वो चीज़ हम लोग मान लेते हैं। अब जो हमने ये परिमेय संख्या मानी थी √7 को P/Q के रूप में, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 P²/Q²। अब इसका इधर गुणा किया तो 7Q² = P², समीकरण 1 हो गया। अब ये जो 7 है इसको हम लोग P² के नीचे भेज देंगे, तो जैसे P²/7 हमें दिखा तो यहाँ दिखने लगा P² 7 से विभाज्य है, इसलिए P भी 7 से विभाज्य है। अगर P 7 से विभाज्य तो हम लोग माना P को 7R नहीं लिख सकते, मान लिया कि दूसरा, क्योंकि 7 तो P का एक फैक्टर हो गया ना, कोई और भी तो फैक्टर होगा ना, वो हमने मान लिया R, तो P = 7R लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो 4² = 49R² आ गया। अब ये जो P² का मान निकला हम लोग यहाँ समीकरण 1 में रख दिए, तो फिर यहाँ से हमारा Q² साथ कैंसिल, Q² = 7R² आ गया। अब ये जो 7 हम लोग Q² के नीचे, क्योंकि हम लोग एक बार P को दिखाते हैं कि वो 7 से विभाज्य है, फिर हमको Q के दिखाने के 7 से विभाज्य, इसलिए हम लोग 7 को Q² के नीचे लेके जाते हैं। जैसे मैं Q²/7 दिखा तो हमें लगा कि Q² 7 से विभाज्य है, Q भी 7 से विभाज्य है, क्योंकि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है तो वो संख्या उस नंबर से भी डिवाइड होगी, ठीक है।
अब देखो चूंकि P भी 7 से विभाज्य है और Q भी 7 से विभाज्य है, इसलिए 7P और Q का क्या होगा, सारणी अभाज्य गुणनखंड हो गया ना। जबकि हमने क्या माना था, P व Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सारनिष्ठ नहीं है। तो क्या यह हो गया, यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार P व Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणन सारनिष्ठ नहीं है। अतः √7 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे जाके एक अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखो कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो ऐसे एक बुक का सवाल है जाके, ठीक है, बाकी ये हमें 1, 2, 3 साल में तुमको नहीं दिखा कि पूछा गया, ठीक है। बट अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ले लो, ठीक है ना, ये आप लोग करोगे, ठीक है ना। इसमें आप लोग एक प्रैक्टिस कर लो, बस मैंने इसीलिए इसको डाल दिया था, क्योंकि इसके बाद एक सवाल है वो मैं करा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन आप लोग घर पे करोगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद सवाल जो अगला है ये है। अब देखो ये बटे में पूछ दिया, ठीक है। अब इसने हमसे ये पूछा कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2, ये क्या है, 1/√2, ये उसने पूछा हमसे। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वही तरीका है, हम लोग करेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या, हमने ये मान के किया माना, ठीक। सबसे पहले हमें मानना ही होता है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको लिखेंगे कि 1/√2 = P/Q लिख सकते हैं, ठीक है। जहां P व Q में, जहां P व Q में, सॉरी यहाँ ये नहीं लिखते, यहाँ पे ये लिखेंगे जहां P व Q क्या है, पूर्णांक है, क्या है, जहां P व Q पूर्णांक है और Q क्या है हमारा, जीरो नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो करने का तरीका वही है, 1/√2 हो चाहे √2 हो, करने का तरीका वही है, ठीक है। बस कुछ नहीं चेंज होता है। जैसे वहां पे पहले दिखता था कि P² 2 से विभाज्य, अब यहाँ पहले दिखेगा कि Q², फिर हम लोग P² को दिखाएंगे, बस इतना डिफरेंस हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि माना, फिर वही चीज लिखेंगे कि P व Q में, माना P व Q में एक के अतिरिक्त, माना P व Q में एक के अतिरिक्त कितना है, कोई अभाज्य, कोई अभाज्य गुणनखंड, कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है, सार्वनिष्ठ नहीं है। माना P व Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य भाज्य गुणन क्या है, सार्वनिष्ठ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों, यही तो पीछे भी करते थे ना, पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, P² बटे में Q² हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग Q² को उधर गुणा करेंगे तो Q² = कितना हो गया, 2P² हो गया, क्या हो गया, Q² = 2P²। अब हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे कि ये समीकरण हमारी एक है। अब 2 को Q के नीचे लेके जाएंगे तो Q² बटे 2 = P², अभी क्या आ रहा था, P² बटे 2 = Q², उल्टा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चूंकि Q² 2 से विभाज्य है, चूंकि Q² 2 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य है, इसलिए क्या है, Q भी 2 से विभाज्य है, ठीक। अच्छा, ये Q भी अगर 2 से विभाज्य है तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि माना Q अगर 2 से विभाज्य है तो Q बराबर हम लोग 2R लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक फैक्टर में पता चल गया कि Q का एक फैक्टर 2 है, क्योंकि उसमें दिख रहा है कि Q भी 2 से विभाज्य है। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग
करने पर। अब जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, की स्क्वायर इक्वल टू 4r² हो गया ना। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, देखो पहले सवाल में दिखता था कि p 2 से विभाज्य है, तो फिर हम लोग यहाँ से p² का मान लिखते थे। अब जब हमारा की² 2 से विभाज्य है, q इक्वल टू 2r माना, तो की² का मान समीकरण 1 में लिखेंगे, थोड़ा उल्टा हो जाता है बस। अब ये क्या करेंगे कि की² का मान समीकरण 1 में रखने पर, की² का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, तो की² मान कितना है 4r² इक्वल टू 2q², इधर है बराबर में। ठीक, अब ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे 2r² इक्वल टू q² बचा, तो r² इक्वल टू क्या आ जाएगा, की² बटे 2 आ गया। r² इक्वल टू क्या आ गया, की² बटे 2। अब देखो की² में क्या 2 आ गया ना, तो हम क्या लिखेंगे कि क्योंकि की² क्या है 2 से विभाज्य है, क्योंकि की² 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से विभाज्य है, q भी 2 से। अब ये चीज़ें कोई रट के थोड़ी लिखी जा रही है, तो चीज़ें समझने वाली है ना, ये तो कॉन्सेप्ट है ना कि अगर किसी संख्या के नीचे कोई नंबर है मतलब कि वो उससे डिवाइड होगा, क्योंकि इधर कोई संख्या तो लिखी नहीं है। अगर ये यहाँ पे होता कि मान लो इधर 5 है और इधर मान लो 12, इधर मान लो 7 है बटे 2 है, ऐसा तो नहीं कि दिख रहा है कि 7 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब इसका वैल्यू ही नहीं फिक्स है क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि की² 2 से विभाज्य, अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी नंबर से विभाज्य होता है तो संख्या भी उस नंबर से विभाज्य होती है। ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो चूंकि q भी 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, और यहाँ पे देखो हमने जब मान रखा था, यहाँ पे देखो 2p² है, यहाँ पे देखो ये चीज़ एक गलत हो गई। ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पे 2p² है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारी क्या हो जाएगी, p हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी p है। ठीक है, थोड़ा सा ठीक। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से जब ये कट गया तो r² इक्वल टू कितना आ गया जाके, p² बटे में 2। अब यहाँ से देखो p² क्या है, इसको हम लोग थोड़ा मिटा ही देते हैं ना। देखो चूंकि p² क्या है 2 से विभाज्य है, चूंकि p² 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी क्या है, p भी 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। अब बताओ p भी तो q c भी 2 से विभाज्य है, p भी 2 से विभाज्य है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि q भी 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है, q भी क्या है 2 से विभाज्य है, और p भी 2 से विभाज्य है, p भी 2 से क्या है विभाज्य है, और p भी 2 से विभाज्य है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2p और q का, इसलिए p और q का क्या हो गया, सारणिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, सारणिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक, अच्छा हमने क्या माना था कि p व q में एक के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड सारणिष्ठ नहीं है, तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया कि यह एक विरोधाभास है। तो यह क्या है, यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारी मान्यता, हमने क्या माना था कि p व q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सारणिष्ठ नहीं। हमारी मान्यता के अनुसार
पी व क्यू में, ठीक है, पी व क्यू में एक के अतिरिक्त, पी व क्यू में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड, कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है, कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। अतः 1/√2 क्या हो गया, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो आपको सवाल समझ में आ गया। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो चाहे पहले कहता था कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अब उसने बस ये पूछ दिया 1/√2। अगर आपसे पूछता है कि 1/√5 या 1/√3 तो आप इसी तरीके से कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे सवाल में याद रखना हम लोग क्या करते हैं, जाके हमेशा मान के ही करेंगे कि एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब हम लोग मान लेते हैं कि वो परिमेय संख्या, अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो p/q के रूप में होती है ना। तो जैसे हमने ऊपर माना परिमेय संख्या, तो हम लोग उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट हमने ये भी बताया था कि जहाँ p/q पूर्णांक होते हैं और q कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ मानते हैं कि माना p/q में एक कहते हैं कि कोई अभाज्य गुणनखंड सारनिष्ठ नहीं है। ठीक, ये सही होता है कि ये कॉन्सेप्ट होता है कि p और q का शुद्ध रूप वही होता है परिमेय संख्या का जिसमें कोई भी अभाज्य गुणनखंड सारनिष्ठ ना हो। अब क्या करें, इसका दोनों पक्षों का वर्ग किया। ठीक, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो इसको समीकरण 1 मान लिया। फिर हम 2 को q स्क्वायर के नीचे लेके गए तो हमें दिखा कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है। ठीक, अब हमने जब q का एक फैक्टर 2 मिल गया तो हम क्या कह सकते हैं कि q = 2r मान लिया। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर q स्क्वायर = 4r²। अब q स्क्वायर का ये जो मान 4r² हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया समीकरण 1 में। तो 4r² 2 = 2p² हो गया। अब 2 से हमारा 4 कट गया, 2r² क्या बचेगा, तो ये 2 हमारा इधर आ गया p² के नीचे। अब हमें यहाँ देखा कि p² के नीचे 2 है तो p² 2 से विभाज्य, तो p भी 2 से विभाज्य है। ठीक, अब देखो q भी 2 से विभाज्य और p भी 2 से विभाज्य, हमने दिखा दिया है ना। यहाँ देखो q 2 से विभाज्य है, फिर यहाँ पर देखो p 2 से विभाज्य है। ठीक, अच्छा, अब जब p भी 2 से विभाज्य, q भी 2 से विभाज्य है, तो p और जो 2 है वो p और q का क्या हो जाएगा, सारनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हो गया ना। जबकि हमने क्या माना था कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सारनिष्ठ नहीं है। तो ये क्या हो गया, यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार p व q में एक के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड सारनिष्ठ नहीं है। अतः 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये सवाल आप लिख के लो, आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। अब इसमें से हम लोग कुछ सवाल ऐसे कर लेंगे जैसे कि a+ या जैसे कि 6-√2 प्लस माइनस के रूप में कोई अभाज्य संख्या देगा। ठीक है, या ऐसे दे देगा 2√3। ये सवाल हैं, तो ऐसे सवाल हम लोग और सॉल्व कर लेंगे कल के लेक्चर में। उसके बाद ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज जैसे हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए, तो ये जो वास्तविक संख्या जाके जैसे हमने एक टारगेट बनाया कि 75 क्लास में संपूर्ण मैथ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमने 5 चैप्टर लेक्चर में हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 कुछ चैप्टर बड़े तो हम लोग 7 लेक्चर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा किसी भी चैप्टर में लेक्चर नहीं होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, अभी जैसा चैनल बिल्कुल नया है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, तो इससे क्या होगा जाके कि हमारा वीडियो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जा पाता है। ठीक है, नोटिफिकेशन जा पाएगा, आपको भी टाइम से नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल का भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बाकी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।